इसमें किसी को बाइपोलर डिसऑर्डर होता है। बाइपोलर एक तो टेंडेंसी है, ट्रेट्स हैं, लेकिन अगर डिसऑर्डर है तो उस इंसान का रिस्क एवेल्यूएशन वाला जो सेक्शन है ब्रेन में वो बिल्कुल डिसफंक्शनल है। वो खतरनाक से खतरनाक चीज़ को एवेल्यूएट नहीं कर पाता और डेंजरस नहीं समझता और उसमें घुस जाता है। जो चीज़ें उसको लगता है कि एट टाइम्स डिपेंड करता है कि कोई नॉर्मल सी चीज़ है उसको बहुत ज़्यादा डेंजरस भी लग सकती है। ऐसे डिसीजंस करेगा जो कि अब्रप्ट डिसीजंस हो सकते हैं। देखने वाले को लगेगा ये सेंस नहीं बना रहे। गैम्बलिंग में भी लोग बहुत सारा पैसा इसलिए लगा देते हैं कि वो रिस्क को इवैल्यूएट नहीं कर पाते। जीतने के लालच में वो इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पड़ते जाते हैं। एड्रेनलिन रश जो है इससे आपका डोपामिन भी रिलीज होता है, क्योंकि वो एक रेकलेस बिहेवियर की तरफ पहले तो अक्सर ये लोग यंग एज में स्टार्ट करते हैं। ये ओवर स्पीडिंग और इस किस्म के मामला आप देखेंगे टीन एज में शुरू हो जाएंगे। टीन एज से आगे फिर जाते जाते हैं तो अगर तो आप वहीं से उससे एडिक्टेड हैं तो देन इट कंटिन्यूज। कम ही कोई आपको 40 साल का बाइक पे व्हीलिंग करता हुआ नजर आएगा। रेकलेस बिहेवियर की भी एक एज ज्यादा है, टीन एज एंड देन 20s। मैं आपको बताऊँ इवन 30s में आपको लोग ये हरकतें करते हुए कम नजर आएंगे और 40s के आगे तो बिल्कुल रुक जाएगा ये बिहेवियर, तो खत्म हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सलमान अहमद अवान है। आप इस वक्त जो प्रोग्राम देख रहे हैं उसका नाम है यू आस्क्ड फॉर इट। ये जो प्रोग्राम है इसकी खासियत ये है कि दुनिया का वाहिद शो है जो कि एडिक्शन की बीमारी के हवाले से होता है, मेंटल हेल्थ के मसाइल के हवाले से होता है और लाइव नशर होता है। यानी पाकिस्तान के 3 मुख्तलिफ शहर हैं, 4 मुख्तलिफ सेंटर्स हैं विलिंग न्यूज़ के, जहाँ से आप ये प्रोग्राम बराह रास्त देखते हैं हर रोज़ शाम 7 से लेकर 8 बजे तक। आज मंगल का रोज़ है। आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं लाहौर के स्टूडियो से और इस प्रोग्राम की जो खासियत होती है वो ये होती है कि हमारे साथ अब्दुर्रहमान सदाकत साहब मौजूद होते हैं। आप विलिंग न्यूज़ के लिए चीफ़ ऑपरेटिंग ऑफिसर के तौर पर काम करते हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। अब्दुर्रहमान साहब, एक तो आपका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। और ये जो हमारा आज का शो होता है ये वैसे ही एक इसकी खासियत ये है कि ये मकबूल बहुत है, यानी नौजवानों में और माओ में भी, क्योंकि हमने बहुत सारे प्रोग्राम ऐसे किए कि जिसमें वेब का अक्सर जिक्र आता है या मुख्तलिफ इस तरह के सोशल मसाइलों का जिक्र आता है, तो लोग फिर ये बता रहे होते हैं कि अच्छा ये आपके प्रोग्राम में वो जो फ़लाँ टॉपिक था वो बड़ा मज़ेदार था। इसी तरह का एक टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे। एक बीमारी, एक मसला है जिसको कहते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर। अच्छा, बहुत से लोगों को वो, एक तो उन्होंने नाम सुना होता है, वो हमारे यहाँ पे मजाज भी कुछ ये है लोगों का कि वो कोई नाम सुनते हैं तो वो सबको उसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं। यानी कोई इंसान वैसे ही उदास बैठा हो तो अच्छा मैं डिप्रेशन में हूँ, कोई इंसान वैसे ही उसमें कोई चीज़ हो तो या तो बाइपोलर हो गए हैं। तो हम हर चीज़ को मिलाना चाहते हैं। ये एक ऐसा बीमारी, एक ऐसा मसला है कि जिसमें 2 फेजेस देखने को मिलते हैं, एक मेनिया या हाइपोमेनिया का, दूसरा डिप्रेशन का। और इस फेज़ में कोई इंसान जब हाई फेज़ में होता है तो उसमें कुछ ग्रैंडियोसिटी देखने को मिलती है, यानी वो अपने आप को बाकियों से बड़ा मोतबर समझ रहा होता है, बाकियों से बड़ा समझ रहा होता है, खप्ते अज़मत होती है, फिर एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, फिर उसके बाद नींद की कोई बहुत ज़्यादा कोई ख्वाहिश नहीं होती, नींद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस नहीं कर रहा होता कोई इंसान। प्रेशर्ड ऑफ स्पीच होता है कि कोई इंसान जो है वो बातें कर रहा है तो बहुत तेज़ ज़्यादा बातें कर रहा है। फिर उसके बाद रिस्क टेकिंग काफ़ी ज़्यादा आ जाती है, फिर ताल्लुकात ख़राब होने लगते हैं। ये कुछ एक हाई फेज़ की निशानी है। दूसरी तरफ लो फेज़ है कि जहाँ पे कोई इंसान जो है वो डाउन हो गया है, उदास हो गया है, चीज़ों में मज़ा नहीं आ रहा जिनमें ओरिजिनली मज़ा आता है उसको कभी। फिर उसके बाद उसकी भूख मुतासर होने लगी है, गिल्ट आने लगा है, सुसाइडल से ख्यालात आने लगे हैं। ये एक बिल्कुल दूसरा फेज़ है। अब्दुर्रहमान साहब, जो हमने आज जैसे ये सिलेक्ट किया कि बाइपोलर डिसऑर्डर के ऊपर ख़ास तौर पे बात करनी है, तो इसमें बहुत सारे लोग हम देखते हैं कि जो कि कामयाबियाँ भी समेट रहे होते हैं, मुख्तलिफ नुमाया पोजीशंस के ऊपर आ रहे होते हैं, तो कुछ यही टेंडेंसी ऐसे लगता है कि जैसे किसी इंसान को थोड़ा सा नुमाया करती है, लेकिन अगर इसका ख्याल ना किया जाए तो चीज़ें डिसऑर्डर में जाना शुरू हो जाती हैं। क्या कुछ ऐसा कि ये ओरिजिनली तो कामयाब लोगों की कुछ ही आदत, ऐसे लगता है कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ज़्यादा होना, बाकी चीज़ें। बाइपोलर डिसऑर्डर जो है वो उसको आप बड़ा अच्छा एक्सप्लेन कर रहे थे कि मूड, इसमें इंसान का मूड और मिजाज एक पेंडुलम की तरह स्विंग करता है बिटवीन ईदर बीइंग वेरी हाई और वेरी लो इन टर्म्स ऑफ देयर मूड। जी। और ये
लोग इसमें नॉर्मली समझते हैं कि हाई मूड और लो मूड तो तकरीबन सब लोगों का होता है, लेकिन फिर इसमें बाइपोलर वाली क्या बात हो गई, तो उसमें उसकी जो इंटेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जी। जिन लोगों को बाइपोलर डिसऑर्डर होता है उनका मिजाज और उनका मूड, उनके इमोशंस उनके कंट्रोल में नहीं होते बिल्कुल भी, कि वो कब हाई की तरफ तेज़ी से चले जाएंगे और कब लो की तरफ जाएंगे। और इसमें इनकी जो ब्रेन केमिस्ट्री है दैट कम्स इनटू प्ले, कि जो आपके दिमाग में न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं जो आपके ब्रेन के, वो किस तरह से बिहेव कर रहे हैं और उनके रिलीज़ होने की जो फ्रीक्वेंसी है वो कैसी है, और उसकी बेसिस पे उनका मूड और मिजाज बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। सो जैसे किसी भी नॉर्मल इंसान के अंदर एक रिस्क इवैल्यूएशन का एक प्रोसीजर होता है कि कोई काम करना है कि नहीं करना, इसमें किस हद तक ख़तरा मुमकिन है या इसमें किस हद तक कामयाबी के चांसेस हैं, ये हम इवैल्यूएट करते हैं अपने ब्रेन के अंदर। ये हर इंसान का वैसे ही एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है। किसी एक काम के अंदर हो सकता है कि मैं सोचूं कि ये बहुत रिस्की है, ये नहीं करने वाला काम, लेकिन अगर मैं आपसे शेयर करूं तो आपको नहीं बिल्कुल ठीक है, कर लेते हैं, ये अच्छी अपॉर्चुनिटी लग रही है, इसमें चलते हैं। ये सब्जेक्टिव है, ये सब्जेक्टिव है, ये एनीवेज सब्जेक्टिव है, डिपेंडिंग ऑन आपका ब्रॉटअप कैसा है, आप किन हालात में बड़े हुए हैं, आपके इर्द गिर्द के सिचुएशन किस तरह की है, और कुछ नेचुरल फैक्टर्स के आपकी जेनेटिक्स कैसी है जी। क्या आपकी फैमिली में पीछे से रिस्क टेकिंग बिहेवियर आता है या नहीं आता है, तो ये सब्जेक्टिव तो एनीवेज है। अब अगर इसमें किसी को बाइपोलर डिसऑर्डर होता है, जिस लेवल पे हम डिसऑर्डर की बात कर रहे हैं, बाइपोलर एक तो टेंडेंसी है, ट्रेट्स हैं, लेकिन अगर डिसऑर्डर है तो उस इंसान का ये रिस्क एवेल्यूएशन वाला जो सेक्शन है ब्रेन में वो बिल्कुल डिसफंक्शनल है। ठीक। वो ख़तरनाक से ख़तरनाक चीज़ को एवेल्यूएट नहीं कर पाता और डेंजरस नहीं समझता और उसमें घुस जाता है, और जो चीज़ें उसको लगता है कि एट टाइम्स डिपेंड करता है कि कोई नॉर्मल सी चीज़ है वो उसको बहुत ज़्यादा डेंजरस भी लग सकती है, क्योंकि उसका ये मैल फंक्शन कर गया है पार्ट, आप इसको इस तरह से कह सकते हैं। और फिर वो ऐसे डिसीजंस करेगा जो कि अब्रप्ट डिसीजंस हो सकते हैं, देखने वाले को लगेगा ये सेंस नहीं बना रहे, उसकी लाइफ के पैटर्न्स किसी भी तरह, मिसाल के तौर पे जैसे लोग एक दफ़ा आप देखें कि बहुत ज़्यादा डेट में होते हैं, जी, कर्जे में होते हैं, क्योंकि वो कोई अपॉर्चुनिटी सोचते हैं, उसके लिए कोई इन्वेस्टमेंट का बंदोबस्त कर लेते हैं, कर्ज़ा लेते हैं और कर्ज़े के ऊपर फिर उसके बाद डबल ले लेते हैं, क्योंकि वो एवेल्यूएट नहीं कर पा रहे होते कि जो इन्वेस्टमेंट उन्होंने की है वो रिस्की है या नहीं है। देखते ही देखते पहले हज़ारों का, फिर लाखों का और फिर करोड़ों का उधार या डेट हो जाता है। कभी शुरुआत में लोग बैंक से कर्ज़ा लेते हैं, करते करते फिर वो जो है वो कुछ ऐसे ख़तरनाक लोगों से कर्ज़ा ले बैठते हैं, क्योंकि जहाँ से मिल जाए उस वक्त अपने आप को सोचते हैं कि इट विल टर्न अराउंड जस्ट राइट नाउ। इट इज़ ऑल्सो सॉर्ट ऑफ लाइक गैम्बलिंग। गैम्बलिंग में भी लोग बहुत सारा पैसा इसलिए लगा देते हैं कि वो रिस्क को इवैल्यूएट नहीं कर पाते और जीतने के लालच में वो इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते जाते हैं। अब एक नॉर्मल इंसान, नॉर्मल से आई मीन जिसके अंदर बाइपोलर टेंडेंसीज़ बहुत ज़्यादा नहीं हैं, वो भी ये रिस्क लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दे आर एबल टू लिमिट रखते हैं, लिमिट देमसेल्व्स कि अच्छा यहाँ से आगे नहीं। सो स्पेशली अगर किसी में बाइपोलर की जो है वो ट्रेट्स हैं तो फिर वहाँ पे वो ये रिस्क वैल्यू ठीक से नहीं कर सकेंगे। दैट्स वन थिंग। द अदर थिंग इज़ अगर इसमें आप ड्रग्स का फैक्टर डाल दें, अगर ऐसे फैसले करते हुए इंसान ड्रिंक कर रहा है या किसी और ड्रग के नशे में है, तो वो मज़ीद उसके अंदर रिस्क वैल्यूएशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा। अभी जैसे जो आप बात कर रहे हैं, मैं रिसर्चेस देख रहा था तो उसमें वो कहते हैं कि बाइपोलर डिसऑर्डर का शिकार जो लोग होते हैं उसमें से 60% आगे जाके फिर एडिक्शन की तरफ जाते हैं।
यानी वो एडिक्ट्स बन जाते हैं। अच्छा, अब इस रिसर्च को अगर देखा जाए या इन चीज़ों को देखा जाए, ऐसा क्या है कि जो कि बाइपोलर डिसऑर्डर और एडिक्शन की बीमारी, इसमें यानी इसको एक ऐसा लिंक जोड़ता है कि कोई इंसान ओरिजिनली बाइपोलर डिसऑर्डर के मसले के साथ है और वो आगे एक नए मसले में जाता है जो कि एडिक्शन का मसला है? इनका आपस में कोरिलेशन बहुत स्ट्रांग है। कोरिलेशन के स्ट्रांग होने की रीज़न ये है कि मूड का जो स्विंग है होना है लाइक अ पेंडुलम बिटवीन हाई एंड लो मूड, तो वो तो आपका एक ब्रेन के अंदर से हो रहा है, ठीक है। बट एक्सटर्नली उसको मैनूवर किया जा सकता है, उसको मैनिपुलेट किया जा सकता है विद द यूजेज ऑफ ड्रग जो है वो हर तरह की मौजूद हैं। ऐसी ड्रग्स जो कि आपके लिए डिप्रेसेंट्स हैं और ऐसी जो स्टिमुलेंट्स हैं। सो अगर कोई बाइपोलर डिसऑर्डर में है और वो बहुत अरसे से एक डिप्रेसिव मूड का शिकार है, तो अपलिफ्ट करना चाहेगा, तो वो अपने आप को अपलिफ्ट करना चाहेगा और वो अपलिफ्ट करने के लिए स्टिमुलेट लेगा, स्टिमुलेंट की तरफ जाएगा, स्टिमुलेंट ड्रग्स की तरफ। कई मरतबा खुद से, कई मरतबा इर्द गिर्द के दोस्त यार या कोई करीबी आपको मशवरा दे देगा इस किस्म की चीज़। और ये सेल्फ मेडिकेशन है उसकी? ये सेल्फ मेडिकेशन है बेसिकली। ठीक। सो अगर बहुत लो फील कर रहे हैं तो अपने आप को इलेटेड करने के लिए वो किसी स्टिमुलेंट ड्रग का इस्तेमाल करेंगे। और सेम गोज़ फॉर द अदर के डिप्रेसिव ड्रग्स भी मौजूद हैं जो डिप्रेसेंट्स हैं, जैसे कि इवन अल्कोहल एक डिप्रेसेंट है, या मज़ीद नींद की गोलियां जिसमें ट्रैंक्विलाइजर्स कह सकते हैं। तो वो उसका बहुत इस्तेमाल लोग कर लेते हैं कि मिसाल के तौर पे अगर मूड बहुत स्टिमुलेटेड है अब सारा दिन, और स्टिमुलेटेड इतना है कि आपको नींद ही नहीं आ रही। बाइपोलर डिसऑर्डर में लोग 2-2, 3-3 दिन सोते नहीं हैं जी, लेकिन फिर जो सोने ना सोने का ताल्लुक सिर्फ आपके ब्रेन से नहीं है, उसका आपकी बॉडी से भी है, और आपकी बॉडी बहुत फटीग्ड है, तो अब वो नींद को लाने के लिए किसी ट्रैंक्विलाइज़र का इस्तेमाल करेंगे। जब वो ऐसे चीज़ों का इंट्रोडक्शन कराएंगे, तारुफ कराएंगे अपनी बॉडी के साथ, तो पहली मरतबा या दूसरी मरतबा वो अपनी मर्ज़ी से कराते हैं, तीसरी चौथी दफ़ा वो ड्रग की एक एडिक्शन बिल्ड हो चुकी होती है बॉडी के अंदर, कोई टॉलरेंस, कोई उसकी डिपेंडेंस बन जाती है, तो फिर लोग उस ट्रैप में फंस जाते हैं, जिसकी वजह से ये इनका कोरिलेशन आपस में बहुत स्ट्रांग होता है कि मूड को आर्टिफिशियली मैनिपुलेट करने के लिए जो ड्रग्स का इस्तेमाल है ये आम लोग भी करते हैं, बाइपोलर ज़रा ज़्यादा तो ऐसे तो ये जैसे सोच बनती है फिर कि कोई इंसान ओरिजिनली उसको अंदर से कोई मसला है मूड का कि वो कभी हाई में जाता है, कभी लो में जाता है, और उसको वो फिर मैनिपुलेट करना चाहता है, यानी वो जब ज़्यादा लो में जाता है तो वो उसको अपलिफ्ट करना चाहता है, जब वो हाई में जाता है चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल होने लगती हैं तो वो उसको थोड़ा सा डाउन करना चाहता है। अच्छा, इसमें अगर देखा जाए तो फिर उस इंसान के लिए हल क्या है? फिर तो वो कोई सही काम कर रहा है जैसे, यानी वरना वो ऐसा क्या करे कि जिसकी बेस के ऊपर वो एक अच्छा मूड, स्टेबल मूड रख सके। अगर तो मेडिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से लिया जाए, क्या है और वो सेल्फ नहीं है, मेडिकेशन कभी भी सेल्फ मेडिकेशन नहीं होगी। दुनिया भर में किसी भी डॉक्टर को भी ये रिकमेंडेड नहीं है कि वो खुद को सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन के तहत कोई इलाज करे अपना। आप उसके किसी एक्सपर्ट के पास, किसी प्रोफेशनल के पास जाते हैं, और अगर तो उनकी दी हुई प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन आप लेते हैं तो दैट मेक सेंस। इसमें जो गलत हरकत हो जाती है वो ये है कि ख़ुद से करना, और ख़ुद से करने में जो उनको होता है ना कि जो मज़े वाला फैक्टर है वो इन ड्रग्स में है, इन रिक्रिएशनल ड्रग्स में है, इनको रिक्रिएशनल ड्रग्स भी आमतौर पे कहा जाता है। वो किसी प्रोफेशनल की प्रिस्क्राइब मेडिकेशन के अंदर नहीं है। फ़न फैक्टर, यानी प्रोफेशनल जो है वो ये प्रिस्क्राइब नहीं करेगा। प्रोफेशनल जो है वो मूड की स्टेबिलिटी पे काम करेगा, ठीक, वो उसके स्विंग के ऊपर काम नहीं करेगा कि कॉन्स्टेंटली एक पेंडुलम की तरह स्विंग होता रहे। आइस को केन नहीं देगा कोई प्रोफेशनल नहीं, कभी वो आइस को केन नहीं देगा, वो मैरिजुआना नहीं देगा, वो ट्रैंक्विलाइजर्स में डिपेंड करता है कि कौन से फीजिबल सूटेबल हैं जिनके साथ मूड की एक स्टेबिलिटी मेंटेन हो। स्टेबिलिटी किसी को भी एक्साइट नहीं करती। ठीक, सही है। स्टेबिलिटी मज़े नहीं आते। हाँ, स्टेबिलिटी मीन्स कि आप रोड पे जा रहे हैं तो आप 60 to 80
किलोमीटर की रेंज के अंदर गाड़ी चलाएं, ये किसी को एक्साइट नहीं करती। एक्साइट करता है कि जब आप वो कहते हैं कि जी 150 पे लेके गया, फिर ड्रिफ्टिंग की, वो स्लो स्पीड पे आए, फिर तेज़ गए, ये है जो लोगों को एक्साइट करता है अपने मूड मिजाज के मामले में भी, जिसके लिए वो सेल्फ प्रिस्क्राइब करते हैं इस किस्म की चीज़ें। तो वो एक्शन कभी ठीक नहीं हो सकता, स्पेशली जब आपको उसकी कुछ डेप्थ नहीं पता, उसकी कोई तफसील नहीं पता। मेडिकेशन भी जब किसी को दी जाती है तो डॉक्टर्स जो हैं उन्होंने इसको स्टडी किया होता है, फार्माकोलॉजी को बड़ा ठीक से डेप्थ से समझा होता है, इनकी रिसर्चेस को पढ़ा होता है, उनको पता होता है कि कौन सा सॉल्ट, कौन सा केमिकल क्या रिज़ल्ट देता है किसी के ऊपर। और एट टाइम्स वो नहीं वो रिज़ल्ट देता तो देन दे हैव टू गो बैक एंड स्टडी अगेन एंड ब्रेनस्टॉर्म अगेन, और फिर कुछ सोचना पड़ता है। इंसान की अपनी जो एक अनएजुकेटेड पर्सन है, अनएजुकेटेड इन द फील्ड ऑफ हेल्थ केयर, उसकी तो बड़ी लिमिटेड कैपेबिलिटीज़ हैं। ऐसे ही वो किस चीज़ की बेसिस पे खुद को ये प्रिस्क्रिप्शन कर देगा? सुनी सुनाई, थोड़ा बहुत चैट जीपीटी, थोड़ा बहुत गूगल कर लेगा, ये ज़्यादातर पीयर प्रेशर, इधर उधर से सुनी हुई चीज़ें। तो उसकी बेसिस पे आप अपनी बॉडी जो कि इतनी फ्रेजाइल है और उसकी इतनी कॉम्प्लेक्सिटी है कि उसके साथ आप बिला वजह पंगा नहीं लेते कि मैं इसके साथ छेड़छाड़ करूं जबकि मुझे नॉलेज ही नहीं है। तो दैट कैन नेवर बी रिकमेंडेड। तो मूड को ठीक, यानी अगर कोई इंसान मूड को ठीक रखना चाहे तो उसके लिए कोई ऐसी गाइडेंस है? जैसे ये तो हमें चूँकि बहुत सारे लोग देखते हैं, अब इसमें हम ख़ास जब बाइपोलर डिसऑर्डर की बात करते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको कोई डिसऑर्डर तो नहीं है, लेकिन वो कुछ ट्रेट्स या कुछ वैसे मूड की फ्लक्चुएशन, ऊपर नीचे होना, कभी उदासी कभी थोड़ा खुशी। अब ये जो चीज़ है उसमें कोई इंसान क्या ऐसा करे कि वो किसी एक फेज़ में ना जाए, वो कुछ मूड की स्टेबिलिटी के ऊपर रहे? देखिए, स्टेबल मूड को रखने के लिए स्टेबल पैटर्न्स अपनाने पड़ते हैं। ठीक है। और वो स्टेबल पैटर्न्स आपकी रूटीन में, आपकी सोना जागना, खाना पीना, आपकी थोड़ी सी एंटरटेनमेंट, थोड़ी सी पढ़ाई, थोड़ा सा जो है वो सपोर्ट सिस्टम के साथ अपने वक्त गुजारना, फैमिली के साथ टाइम गुजारना, दोस्तों के साथ गुजारना, एवरीथिंग इन अ स्टेबल मैनर विल लीड टू अ स्टेबल मूड। ठीक, सही। जिससे कि आप बहुत ज़्यादा ना इलेशन की तरफ जाएंगे, ना बहुत ज़्यादा आप डिप्रेशन की तरफ जाएंगे। आपको वो रूटीन मैनेज करनी है, अपनी बॉडी को एक आदत डालनी है। जैसे सोने जागने पे बात कर लें कि लोग आमतौर पे कहते हैं 7 से 8 घंटे सोना चाहिए या 7 से 9 घंटे सोना चाहिए। सिर्फ ये अकेला फैक्टर इम्पोर्टेंट नहीं है, एक वक्त के ऊपर इतने घंटे सोना इम्पोर्टेंट है। यानी ये नहीं हो सकता कि आज रात में 12 बजे से सुबह 8 बजे तक सो जाऊं, लेकिन कल मैं सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक सोऊं, और परसों मैं दोपहर 3 बजे से रात 11 बजे तक सोऊं। वेरी करे बहुत ज़्यादा, तो ये मेरे लिए कोई इतना स्लीप साइकिल ये कोई अच्छा नहीं है। इवन दो 8 घंटे तो मुझे मिल रहे हैं, आपका स्लीप ट्रैकर आपको बता रहा है कि पूरे वीक में आपने 8 घंटे की एवरेज स्लीप की है, लेकिन वो अगर एक टाइम के करीब नहीं है। अब इतना हम रोबोटिक भी नहीं हो सकते कि हर रोज़ रात 12 बजे सो जाएं, लेकिन चलें उससे आधा पौना घंटा ऊपर और आधा पौना घंटा नीचे, इतना का बफर रूम अगर आपके पास है तो उसके अंदर अगर आप सो रहे हैं, देन दैट इज़ व्हाट कॉज रिजल्ट्स इन स्टेबिलिटी। सही। और अगर आप अपने आप को रोज़ एग्जॉस्ट करते हैं इस चीज़ में, कभी किसी घंटे सो रहे हैं, कभी किसी घंटे, इसी तरह डाइट है कि आपकी जो मील है, सिर्फ अगर लोग ये कहें कि जी हेल्दी डाइट है, हेल्दी डाइट ऑल्सो रिक्वायर्स अ टाइम दैट इज़ समवॉट प्रिडिक्टेबल फॉर द बॉडी। सही है। तो आपका नाश्ता एक दिन सुबह 7 बजे, एक दिन 10 बजे, एक दिन 12 बजे ब्रंच हो रहा है, ये इतना वेरी करेगा तो ये स्टेबिलिटी नहीं है। कुछ लोग शाम 5 बजे उठ के नाश्ता करते हैं, वो जो जब उठ रहा है उसकी पहली मील उसका नाश्ता है, लेकिन अगर वो रोज़ 5 बजे उठता है तो दैट मेक सेंस। मैं इसको इस सेंस में कहूँगा, बहुत सारे लोग रात की जॉब करते हैं, नाइट शिफ्ट में काम करते हैं, रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक काम किया, उसके बाद सोए। अगर तो वो डेली वो उसको मेंटेन करते हैं, दे विल बी फाइन। वैसे प्रेफरेबल स्लीप इज़ ऑब्वियसली ऑफ नाइट, लेकिन अगर किसी की मजबूरी है, किसी की जॉब ही ऐसी है, बहुत सारी
जॉब्स हैं ही रात की, रिमोट जॉब्स हैं, दूसरी कंट्रीज़ में करते हैं पाकिस्तान में रहते हुए, या यहाँ पे भी नाइट शिफ्ट्स होती हैं, या डॉक्टर्स हैं। अब डॉक्टर्स की कोई एक पर्टिकुलर शिफ्ट नहीं होती, तो हॉस्पिटल्स में नाइट शिफ्ट में डॉक्टर्स को काम करना होता है, सर्जन्स को काम करना होता है। सो दे हैव टू मेंटेन सम सॉर्ट ऑफ अ बैलेंस, और उस बैलेंस को क्रिएट करने के लिए ये लाजिम तो नहीं कहेंगे कि सिर्फ रात में सोएं। अगर वो रात में ड्यूटी कर रहे हैं तो वो सुबह 6 बजे सोएंगे या 7 बजे सोएंगे, पर उसके आसपास ही रखें उसको। सही है। कीप इट समवट स्टेबल एंड प्रिडिक्टेबल फॉर योर बॉडी। फिर वर्कआउट पे आ जाएं कि एक दिन सुबह जिम जा रहे हैं, एक दिन दोपहर को, एक दिन रात को, तो बॉडी को भी नहीं पता कि उसने रिकवरी कब करनी है, उसने मसल बिल्डअप कब करना है, और किस टाइम पे उसको रेस्ट मिलेगा। ये चीज़ें हैं जो कि आपके मूड और मिजाज को स्टेबल कर सकती हैं, जो कि हम नहीं फॉलो करते। कि डाइट का समवॉट कोई टाइम हो, सोने का कोई तकरीबन कोई वक्त होना चाहिए, उसके ऊपर आधा पौना घंटा ऊपर नीचे, और इसी तरह एक्सरसाइज का कोई पैटर्न, कोई वक्त होना चाहिए। उसके बाद कुछ आपका एंटरटेनमेंट के लिए कोई अपने लिए टाइम डेडिकेटेड होना चाहिए। एंटरटेनमेंट इज़ ऑल्सो सब्जेक्टिव। एंटरटेनमेंट हर किसी के लिए वेरी करती है। किसी के लिए बुक पढ़ना है, किसी के लिए टीवी देखना है, किसी के लिए म्यूज़िक सुनना है, किसी के लिए कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी करना है, किसी के लिए दोस्तों के साथ हैंग आउट करना है। दैट्स अ सब्जेक्टिव एक्टिविटी। तो उसको एक सर्टेन टाइम पीरियड देना, दैट इज़ गुड फॉर यू। अब होता क्या है कि अगर कोई इंसान, दोस्तों के साथ बैठना, हैंग आउट करना एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है, लेकिन अगर कोई सारा दिन ही यही करी जा रहा है तो उसका मूड किधर जाएगा, बहुत इलेटेड होगा। मैं अपने एक क्लाइंट का जिक्र करूं तो वो एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स में से उठ के दूसरे में चला जाता था, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में। अच्छा, वो सारे जो दोस्त हैं वो मिल के अपने अपने काम पे वापस चले जाएंगे, लेकिन इसके पास इसके अलावा कोई काम नहीं था, और वो सुबह से लेके रात तक सिर्फ दोस्तों से मिल रहा है और सिर्फ इलेटेड मूड में है। और जब इवेंचुअली सारे दोस्त ख़त्म हो जाएंगे, वैसे अक्सर लोग कहते हैं कि यह भी बहुत बड़ा काम है। क्या ये सर, अब ये वो एक वीडियो है कि किसी ने दूसरे से पूछा कि तुम क्या काम करते हो, तो उन्होंने कहा कि मैं वेला रहना। कहते आया कम छड्डी ना, बड़ी मुश्किल मिल रहा है। तो कुछ लोगों को ये जो काम है बड़ी मुश्किलों से बाद में मिलता है कि ये काम छोड़ते नहीं कि वो दोस्तों से मिलना है, 2 बजे भी, 4 बजे भी, 6 बजे भी, 8 बजे। बस वो फिर उसमें से आपको ना कभी कुछ स्टेबल लाइफस्टाइल नहीं मिल सकेगा। इफ़ दैट इज़ ऑल यू आर एडिक्टेड टू, देन दैट्स व्हाट यू विल कीप लुकिंग फॉर, और आप वही करते रहेंगे। और जब एक पॉइंट आएगा कि अच्छा यहाँ पे अब सारे ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स ख़त्म हो गए, अब मैं क्या करूँ, और अब भी वो मूड की वो इलेशन, वो हाई वो चाहिए, तो फिर रात को बैठ के वो कोई ड्रग्स का इस्तेमाल करें। अभी हमने एक ब्रेक पे भी जाना है, और वापस आके हमने ये बात करनी है जो गैम्बलिंग का जिक्र आया। आगे मेरे जहन में एक और चीज़ आ रही है, वो क्रिप्टो करेंसी है, या बहुत सारे और इस तरह के काम जिसमें रिस्क इन्वॉल्व होता है। तो ये एक चीज़ फियर ऑफ लॉस है, एक चीज़ ग्रीड फॉर गेन है। इसका क्या ताल्लुक है बाइपोलर डिसऑर्डर के साथ? इसका क्या ताल्लुक है ये सारी चीज़ों के साथ कि जिसमें कोई इंसान या तो इस खौफ से कि नुकसान ना हो जाए, या इस लालच में कि फ़ायदा हो जाए, वो बहुत सारे ऐसे फैसले करता है जो कि उसको नुकसान पहुंचाते हैं। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए,
कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल। 3 to 1 के साथ हम वापस आ गए। बात हो रही है बाइपोलर डिसऑर्डर के हवाले से, बात हो रही है रिस्क टेकिंग के ऊपर। अब्दुल साहब, अभी जब हम जहाँ से बात ख़त्म की कि ये गैमलिंग के, यानी अभी हमने एडिक्शन का जब जिक्र किया, तो एडिक्शन तो एक एस्पेक्ट आ गया कि कोई इंसान जो है वो अपने मूड को थोड़ा सा बेहतर करने के लिए कोई नशे की तरफ जाता है और फिर उसका आगे बीमारी उसमें डेवलप हो जाती है। गैम्बलिंग जो है वो भी बड़ी कॉमन दिखाई देती है कि कोई इंसान जो है वो इस लालच में, खौफ में, यानी वो समझ नहीं आता, लेकिन वो ये चाहता है कि मैं फ़ौरन से अमीर हो जाऊं, या ऐसे ही मेरे से अच्छा तो गैम्बलर हो ही कोई नहीं सकता। ये जो फील है, क्या ये बाइपोलर डिसऑर्डर के साथ अटैच है कि मेरे जैसी गैम्बलिंग किसी को नहीं आती? नॉट नेसेसरीली, बिकॉज गैम्बलिंग जो है वो बहुत सारे लोगों को गैम्बलिंग की एडिक्शन होती है जिनके अंदर लाजमी नहीं है कि उनको बाइपोलर डिसऑर्डर है। और ये जो आप 2-3 टर्मिनोलॉजीज़ का जिक्र कर रहे थे कि जिसमें फियर ऑफ मिसिंग आउट जिसको आप कह सकते हैं, और जो ग्रीड फॉर गेन है, ये होता है कि जब हम किसी को जीतते हुए देखते हैं गैम्बलिंग में, ठीक है, किसी को कोई अमीर होते देखते हैं, सही, और उसमें आपको सबसे पहले ये एक इमेज आ जाता है कि माइंड में आ जाता है कि मैं ये अपॉर्चुनिटी तो नहीं है जो मैं मिस कर रहा हूँ, जिसको फियर ऑफ मिसिंग आउट कहते हैं। जी, जिसकी वजह से लोग जो हैं वो कहते हैं कि मैं भी इस अपॉर्चुनिटी में घुस जाता हूँ। डिपेंड करता है कि वो आपके इर्द गिर्द वो हवा क्या चल रही है, ख़बरें क्या चल रही हैं, किस किस्म की बातें हो रही हैं। ये अक्सर देखने में आता है कि लोग फियर ऑफ मिसिंग आउट की वजह से ऐसी चीज़ों में पड़ जाते हैं जिसका उनको कोई नॉलेज नहीं है। हमारे यहाँ चीज़ें ज़्यादा बिकती इसी सोच की वजह से। इसी तरह है जैसे अगर आज के दिन खबर आएगी कि स्टॉक मार्केट अपने पीक पे गई है, जी, हाई पे गई है, ऑल टाइम हाई है उसका, उसने रिकॉर्ड तोड़ दिए सारे, तो उस टाइम सबको ख्याल आएगा कि मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर लूँ। लेकिन खबर पे गौर करें, वो अपने हाई पे चली गई है, जा चुकी है, वो जा चुकी है, उसका ऑल टाइम हाई है, वो उसका पीक है। देयर इज़ अ स्मॉलर पॉसिबिलिटी कि वो उससे ऊपर जाए, एंड अ बिगर पॉसिबिलिटी कि वो वहाँ से नीचे आए। लेकिन ये हमारा ब्रेन इसको कई मरतबा ऐसे परसीव नहीं करता, और उनको होता है कि ये जो इतना ऊपर चली गई है, ये अपॉर्चुनिटी मेरे हाथ से चली ना जाए। और जिस चीज़ की आज अखबार में या टीवी में या सोशल मीडिया पे खबर होती है कि ये अपने पीक पे चला गया है, अगले दिन लोग उसके अंदर इन्वेस्ट कर लेते हैं जो कि ऑलरेडी पीक पे चला गया। सही है कि वो मज़ीद पीक पे जाएगा, मज़ीद जाएगा। और जिस चीज़ का आज मैक्सिमम डिक्लाइन हुआ होता है, जी, बहुत ज़्यादा वो चीज़ नीचे आई होती है प्राइस में, उससे एक फियर ये होता है ये तो गया, जबकि पॉसिबली वो शायद कोई इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी होती है, लेकिन लोग उसको उस तरह परसीव नहीं करते। लोग देखते हैं इसमें तो इतने लोगों का नुकसान हो गया। उनका नुकसान इसलिए हो गया कि उन्होंने एक हायर पॉइंट पे उसमें एंट्री ली थी और अब लोअर पॉइंट पे उनको नुकसान हो रहा है, तो लेकिन आपके पास शायद उसमें उस वक्त एंट्री है, मार्जिन। ये एक कहने को बड़ी सिंपल सी चीज़ है, लेकिन मिस कैलकुलेशन है जो कि ह्यूमन ब्रेन करता रहता है। मुझे पता नहीं क्यों कैंडल्स याद आ रही हैं, ये जो क्रिप्टो करेंसी में उसका अक्सर जिक्र आता है। हाँ, कि वो जो ग्रीन जब हुई होती है और बिल्कुल ऐसे सिलसिला बना हुआ ग्रीन का ऊपर तक, तो लोग वहाँ पे जाके परचेज़ करते हैं, जो कि पिछली बात आ गई कि जो ऑल टाइम हाई है पहले ही, उसके ऊपर लोग लेते हैं, और जो वो रेड बन के बिल्कुल नीचे आया होता है, तो उस टाइम जो है वो लोग बेच रहे होते हैं और उस टाइम इन्वेस्ट भी नहीं करते। इसमें आपने क्रिप्टो का जिक्र किया, तो क्रिप्टो तो इन्वेस्टमेंट की एक सबसे ज़्यादा वॉलेटाइल मार्केट है, जिसमें अनस्टेबल बिहेवियर शायद ही किसी और स्टॉक एक्सचेंज में या किसी और कमोडिटी में, किसी एसेट में हो जिसके अंदर लोगों ने इन्वेस्ट किया हो, तो इस लेवल की जो है वॉलेटिलिटी हो। लेकिन उसमें एक उनका ग्राफ होता है, एक इंडिकेटर होता है, ग्रीड और फियर का इंडिकेटर उसके अंदर कॉमनली देखा जाता है कि रंग भी वही हैं, सॉरी जो कलर्स हैं, यानी ग्रीन, रेड,
तो वो ग्रीड और फियर का जो इंडिकेटर है जिसमें वो बता रहा होता है कि इस वक्त मार्केट में क्या ट्रेंड है, इस वक्त क्या फियर बहुत ज़्यादा है या इस वक्त ग्रीड बहुत ज़्यादा है। अब गौर करें इस चीज़ पे कि जब फियर बहुत ज़्यादा होता है, वो फियर इसलिए होता है क्योंकि उस दिन या उसके आसपास उसके पिछले कोई हफ्ते 10 दिन में करेंसी बहुत नीचे गिर रही होती है। जब एक चीज़ इतनी नीचे आ रही होती है तो लोग कहते हैं नहीं इसमें इन्वेस्ट नहीं करना, हालांकि शायद वहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हो जी, कंपेयर टू जब ग्रीड वाला इंडिकेटर हाई होता है कि जी करेंसी कई दिनों से क्रिप्टो करेंसी जो है वो पीक पे जा रही है, उसका बुल रन चल रहा है, उसको बुल रन कहते हैं जिसमें वो बहुत ज़्यादा ऊपर प्रॉफिट की तरफ जा रही होती है। सो उस सूरत में लोगों को फ़ौरन ख्याल आता है आज इन्वेस्ट करता हूँ, और जिस दिन वो इन्वेस्ट करते हैं उस दिन वो नीचे आने लगते हैं, वो नीचे आ जाता है और लोग कहते हैं मेरी किस्मत ख़राब है, क्योंकि उसमें आप हालांकि देखिए वो इतना कोई calculation मुश्किल नहीं है चीज़। जी, पहली बात तो ये है कि इसके अंदर देयर इज़ मोर देन दिस, ये टेक्निकलिटीज़ होती हैं इसको ऑब्वियसली इसका ताल्लुक किसी स्टॉक मार्केट का भी और क्रिप्टो करेंसी की मार्केट का भी ताल्लुक इट्स मोर डीपर देन जस्ट दिस। उसमें ख़बरों का भी कुछ फैक्टर होता है, दुनिया में चल क्या रहा है, कुछ फैक्टर जो है वो एक इन्वेस्टमेंट के जो पैटर्न्स होते हैं उनको रीड करना होता है, किसी को करने आते हैं, किसी एक को नहीं ट्वीट करने के ऊपर आते। चीज़ें चाहिए। मुझे याद है कि एलन मस्क ट्वीट करते थे वो डोजी कॉइन के ऊपर, तो वो ऊपर चला गया। कुछ मैं वो बताया ना कि इतने फैक्टर्स हैं। एक फैक्टर है वर्ल्ड के डायनामिक्स क्या चल रहे हैं उस वक्त। अब जब कोई दुनिया में कोई वॉर चल रही होगी, वॉर लाइक सिचुएशन होगी, उसका एक इफेक्ट और एक इम्पैक्ट उस दर की स्टॉक मार्केट पे भी होता है, क्रिप्टो करेंसीज पे भी होता है। एक है ये आर्टिफिशियल मैनिपुलेशन, जी, जिसमें कोई इन्फ्लुएंशियल बंदा जो है वो जैसे कि इलॉन मस्क है या फिर ये बड़ी बड़ी जो एक्सचेंजेस हैं उनके जो ओनर्स हैं, ऐसा कुछ ट्वीट करते हैं जिसकी बेसिस के ऊपर वो स्विंग करता है। इवन डोनाल्ड ट्रंप वो कभी को बात कर देते हैं कि हम इसको प्रूव करेंगे, बिकॉज ही इज़ अ वेरी पावरफुल इन्फ्लुएंशियल पर्सन, प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, तो वो अगर कोई बात करेगा तो उससे अफेक्ट होगा। तो ये आर्टिफिशियल मैनिपुलेशन आ जाती है। और फिर कहीं ये वाला ग्रीड और फियर वाला फैक्टर भी आ जाता है कि जब मार्केट के बारे में पॉजिटिव बातें चल रही होती हैं तो धड़ाधड़ आम लोगों का पैसा भी उसके अंदर आ रहा होता है, जिसकी वजह से वो कुछ हद तक ऊपर जाती, लेकिन फिर उसकी फिर उसका एक थ्रेशोल्ड है, उसकी ग्लास सीलिंग है, वो वहाँ तक टच करके कई मरतबा बबल बर्स्ट होता है, वो क्रैश कर जाती है। ये तो खैर हम एक लिहाज से बात कर रहे हैं कि इतने सारे फैक्टर्स को माइंड में रख के ही आपको इनको स्टडी करके किसी इन्वेस्टमेंट की तरफ जाना चाहिए, स्टडी करके। लेकिन लोग ज़्यादातर वर्ड ऑफ माउथ पे और हवा किस किस्म की चल रही है और चलती ट्रेन में चढ़ जाना चाहते हैं, और किसी को प्रॉफिट होते देखते हैं, पता लगता है कि उसने इतने पैसे इसमें कमा लिए, उसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट इतना था, ROI इतना था, तो मेरा भी हो सकता है, तो उसमें चले जाते हैं। फिर देन देयर इज़ अ लॉट ऑफ फैक्टर अनफॉर्चुनेटली ऑफ स्कैम एज वेल, कि जिसमें बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं या जो कुछ ऐसे लोग हैं कि वो कोई पैकेजेस सेल कर रहे हैं ऑनलाइन कि हमसे गाइडेंस लेके आप ये सब कुछ कर लें, तो उसके अंदर उनके साथ स्कैम भी हो जाता है। बंच ऑफ फैक्टर्स। लेकिन अगर आप इसको वापस उनको गाइड कर देते हैं। कोरिलेट करें उस चीज़ से जो आप बात कर रहे थे बाइपोलर डिसऑर्डर से, इसका कनेक्शन क्या है, तो वो कनेक्शन ये है जो हम स्टार्ट में बात कर रहे थे कि रिस्क एवेल्यूएशन का जो डिपार्टमेंट है हमारा, वो अगर मेल फंक्शनड है, उसमें कोई प्रॉब्लम है, तो फिर हमें रिस्क नहीं लगेगा। आपने रोड क्रॉस करनी है तो एक नॉर्मल बंदा राइट साइड पे देखेगा, लेफ्ट पे देखेगा, रिस्क को देख के उसके मुताबिक रोड क्रॉस करेगा। लेकिन एक बाइपोलर डिसऑर्डर में जो है उसकी रिस्क एवेल्यूएशन इज़ गोइंग टू बी डिफरेंट फ्रॉम यू। अब इसमें आप कई मुख्तलिफ चीज़ों में गौर करें। स्पोर्ट्स को ले लेते हैं माइंड में, 1 मिनट को हम क्रिकेट को माइंड में लेते हैं, तो उसमें जब कोई बैट्समैन बैटिंग करने के लिए आता है तो कोई बहुत रिस्क टेकिंग बैट्समैन होता है और कोई बहुत कंजर्वेटिव अप्रोच वाला होता है। जी, कोई बहुत रिस्क टेकिंग कैप्टन है और कोई बहुत कंजर्वेटिव अप्रोच के साथ है। ये एक सब्जेक्टिव डिफरेंस हमने बताया ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। नॉर्मल
लोगों में भी ये डिफरेंस एग्जिस्ट करता है कि कोई बहुत ज़्यादा रिस्क लेगा, कोई कम लेगा, कोई मीडियम अप्रोच के साथ चलेगा। और अगर किसी को खुदा ना खास्ता कोई बाइपोलर डिसऑर्डर है तो उसका तो ये सेक्शन बिल्कुल ही मेल फंक्शनड है। बेसिकली हमारे जो रिवॉर्ड पाथवेज हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होते हैं ऐसी चीज़ों से। अभी हम जब क्रिप्टो करेंसी की बात कर रहे थे तो क्रिप्टो की जो आप कैंडल्स का जिक्र कर रहे थे जी, उसके चार्ट्स को देखना, उसको ग्रीन को ऊपर जाते हुए देखना, ये बहुत ज़्यादा डोपामिन रिलीज़ करता है दिमाग में, जी, रिवॉर्ड पाथवेज को आपके स्टिमुलेट करता है। और ये इसका टेक्निकल रीज़न है कि क्यों आप उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, क्यों उस ग्रीन कैंडल से आपका दिल करता है कि मैं भी इसमें घुस जाता हूँ। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं। अभी रिसेंटली मुझे याद आ रहा है कि हमारे पास एक पेशेंट थे, तो उन्होंने ये बताया कि मैंने फ्यूचर ट्रेड लगाई और उसमें कोई कुछ मिलियंस वो लगाए और पीछे जो है सपोर्ट दी बाकी कुछ मिलियन की, फिर कोई वालदा के कुछ लिए और उसको भी वो किया लेवरेज किया और लेवरेज और किया। फिर कोई भाई बाहर थे तो उनसे पैसे लिए, उसको भी साथ वो लगाया और एंड फिर लिक्विडेट हो गया। तो ये वाली चीज़ जो है ये बड़ी कॉमन है कि एडिक्शन की बीमारी के साथ साथ कोई इंसान जब बाइपोलर डिसऑर्डर का शिकार होता है तो एडिक्शन भी चल रही होती है, साथ गैम्बलिंग या कोई और इस तरह की क्रिप्टो करेंसी या इस तरह की कोई रिस्क टेकिंग वाले मामला वो चल रहे होते हैं। ये तो आपने बताया ना कि देखो एक विशियस साइकिल में फंस गया बंदा, वो उसमें एंटर हो गया अपनी एक इन्वेस्टमेंट के साथ, फिर उसको बचाने के लिए उसमें जो है वो मज़ीद पैसे ऐड कर दिए, उसका मार्जिन अपना बढ़ाने के लिए और पैसे ऐड किए, फिर उसको बचाने के लिए और पैसे ऐड किए। अच्छा, ऐसे लोगों के साथ एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होती है, कई मरतबा वो जो जितना लॉस में चले गए होते हैं उससे वो रिकवर कर जाते हैं, वो बच जाते हैं और वो वापस अपने ग्राउंड ज़ीरो पे आ जाते हैं कई दिन हफ्ते लॉस में रहने के बाद। जी जी। लेकिन फिर आपके ख्याल में क्या वो उसमें से निकल आते हैं? नहीं, क्या वजह है? वो तो फिर वो एक हाई देखना चाहते हैं ना। बिकॉज वो एक हाई दोबारा देख के आ रहे होते हैं, नीचे से इतना लॉस में से जब वो रिकवर कर जाते हैं तो फिर उनके वो अंदर कहते हैं जो यहाँ तक लेके आया तो आगे भी। तो फिर आगे भी जाएगा। तो और वो एक इसमें एक चीज़ होती है स्टॉप लॉस, कि यहाँ कम से कम अपना कोई सेफ्टी नेट रखो कि इससे नीचे ना जाने दें, इससे पहले आपकी चीज़ सेल हो जाए और आपको नुकसान ना हो, लॉस में आप ना जाएं। जी। लोग ये नहीं लगाते। स्टॉप लॉस लगा दिया तो रिस्क किधर रहेगा? और रिस्क हमें स्टिमुलेट करता है, रिस्क हमारे रिवॉर्ड पाथवेज को स्टिमुलेट करता है, वो डोपामिन रिलीज़ करता है बहुत ज़्यादा। और बहुत ज़्यादा एक ट्रेंड क्रिप्टो करेंसी के पीछे इसलिए भी होने के पीछे एक और वजह ये है कि ये 24 घंटे है जी, 24/7 मार्केट है। ये दुकान का शटर नीचे नहीं आना। शटर नहीं जैसे स्टॉक मार्केट है ना, स्टॉक मार्केट का तो फिर एक टाइमिंग्स होती हैं। जी जी जी। अगर आप अपनी कंट्री की फॉलो कर रहे हैं वो 9 to 5 में चलेगी, यूएस की कर रहे हैं वो उनके 9 to 5, आपके कोई आवर्स, कोई देयर आर सर्टेन पर्टिकुलर आवर्स जब मार्केट ने खुलना है और मार्केट ने क्लोज होना है। कोई जुआ खाना भी जो है वो भी खुलता है, बंद होता है। हाँ, तो क्रिप्टो करेंसी तो ये है कि वो एक तो 24/7 है एंड दूसरा इंस्टेंट रिस्पॉन्स है उसका, आपको सामने होते हुए नज़र आ रहा है, विच मेक्स इट मोर एडिक्टिव। सो नॉन केमिकल एडिक्शंस के अंदर इट इज़ वन ऑफ द टॉप एडिक्शंस जिसका नुकसान बहुत ज़्यादा है। कुछ तो नॉन केमिकल एडिक्शंस ऐसी हैं ना कि चलें इनका आप कह सकते हैं कि बहुत फाइनेंशियल या कोई ऐसा नुकसान नहीं होगा, जैसे सोशल मीडिया की एडिक्शन है, रील्स पे रील्स कोई बैठा देखी जा रहा है तो वो ठीक है, अपने ब्रेन के सेल्स का तो लॉस कर रहा है और अपनी सेहत का लॉस कर रहा है, लेकिन वो कम से कम कोई फाइनेंशियल लॉस बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं कर रहा। ये एक ऐसी नॉन केमिकल एडिक्शन है जिसमें बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस, डेट में चले जाते हैं, कर्जे में डूब जाते हैं, घर बिक जाते हैं, लोगों के घर बिकवा देते हैं, आप अपने घर वालों की चीज़ें बिकवा देते हैं, तो उस तरह से बहुत लॉस है। सेकेंडली, इट स्टार्ट्स फ्रॉम अ नॉन केमिकल एडिक्शन बट इट डजंट स्टे वन। जब बहुत लॉस में जाते हैं तो फिर
शराब का इस्तेमाल करना, फिर उसमें नींद की गोलियों का इस्तेमाल, चरस का इस्तेमाल, कोई ना कोई ड्रग्स का करना, अपना वो मिजाज अपना वो लो मैनेज करने के लिए। और जब बहुत पैसे बना लेते हैं तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए भी इन्हीं ड्रग्स का इस्तेमाल करना, फिर अगेन शराब का इस्तेमाल, चरस का इस्तेमाल के जी सेलिब्रेट कर लें। सो ईदर वे इट्स सॉर्ट ऑफ अ लॉस काइंड ऑफ अ थिंग। और प्रॉब्लम सारी ये है कि स्टेबिलिटी नहीं आती इसमें किसी भी तरह। अब मैं बात करूँगा अगेन जिन लोगों का तो ये प्रोफेशन है जी, बिकॉज स्टॉक मार्केट में काम करते हैं लोग, उनका प्रोफेशन है कुछ लोगों का ये इन चीज़ों को डील करना। पर इन चीज़ों में बहुत सारे तो आम लोग हैं ना जिनको कोई नॉलेज नहीं है। किसी ने कहा था ये कर दो, फलां स्टॉक ले लो या फलां कॉइन में इन्वेस्ट कर लो, तो सीधा 10x 100x आपके पैसे हो जाएंगे। तो विदाउट नॉलेज उसमें आ रहे हैं और फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस बेयर करते हैं। समवॉट most of the exchanges and banks in the world are issuing these warnings now, क्रिप्टोकरेंसी के ख़ास तौर से, कि पहले लोगों को बता रहे होते हैं कि इसमें सारे पैसे आपके डूब सकते हैं, वॉलेटिलिटी बहुत है, बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। अपना जो इन्वेस्टमेंट आप करना चाहते हैं उसका कोई 5% या मैक्सिमम 10% से ज़्यादा कभी ना करना, लेकिन पीपल गो ऑल इन। तो वहाँ पे इसमें प्रॉब्लम आता है। और द रिस्पॉन्स जो आपके ब्रेन को इसका है जी, इट इज़ वेरी सिमिलर टू वो जैसे कसिनोज में स्लॉट मशीन्स नहीं होती हैं, स्लॉट मशीन्स जो बहुत लोगों को फैसिनेट करती हैं, उनकी आवाज़ें भी। किसी भी कसिनो में एंटर हो तो शुरू में एक स्लॉट मशीन सेक्शन होता है, आर्केड जोन जिसको कहते हैं, और वो जो गेम्स होते हैं वो बहुत स्टिमुलेटिंग होते हैं ब्रेन के लिए। पैसे विन हो या लूज़ हो, लोगों का डोपामाइन रिलीज बहुत होता है उनको देख के। तो उस टाइप का इसका इफेक्ट है। और सारा मसला डोपामाइन का है। सारा मसला इरेगुलेटेड रिलीज ऑफ डोपामाइन एंड द एडिक्शन एसोसिएटेड विद इट। हम एक ब्रेक की तरफ अगर चलें और उसके बाद फिर बस फाइंड अप हमने करना है शो का। वो सारा जो है ना वो पता ही चल रहा है कि डोपामाइन ने नचाया हुआ लोगों को। डोपामाइन जो है वो डोपामाइन बाज नहीं आ रहा, लोग जो है वो मसाले की तरफ चले जाते हैं, नुकसानात उठाते हैं। लेकिन डोपामाइन जो है, यानी अगर सिर्फ ये समझ आ जाए कि डोपामाइन को हमने काबू में रखना है, सही रखना है, तो चीज़ें बड़ी बेहतर हो जाएँ। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं और प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट की तरफ चलते हैं। घटिया इंसान, इतनी देर से गेट क्यों खोला? सोए हुए थे तुम क्या? सर मैंने तो मिनट भी नहीं बकवास लगाए। ना कर तुम मेरे साथ। क्या कर रहे हैं आप? अब्बा जी घर पे हैं, नशे में गालियां दे रहे हैं। खुदारा होश में आए, क्या हो गया आपको? होश में कैसे आऊं? सारा किया धरा इन्हीं का तो है। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। हम वापस आ गए प्रोग्राम के अख्ताम की तरफ। बात कुछ हो रही है, यानी कंक्लूड सामने करना है सारे मसले को। बाइपोलर डिसऑर्डर एक मसला, एक बीमारी की जिसके नतीजे में कुछ लोग जो हैं वो रिस्क की तरफ आते हैं। जब वो रिस्क लेते हैं तो वो फिर रिस्क जब इंसान लेता है तो वो देखता थोड़ी है कि रिस्क क्या है और कितना बड़ा है। वो फिर एडिक्शन में भी जाता है, वो फिर गैम्बलिंग में भी जाता है, वो क्रिप्टो करेंसी की तरफ भी जा सकता है, वो किसी और चीज़ की तरफ भी जा सकता है। अब्दुलरहमान साहब, मुझे यहाँ से ये ऐसे ज़हन में सवाल आ रहा है कि बहुत सारे यंगस्टर्स हैं, वो एक बाइक को जो है वो एक टायर के ऊपर उठाया होता है। ये भी यकीनी तौर पे किसी तरह का रिस्क है कि किसी इंसान को अपनी सलाहियतों के ऊपर कोई ये है कि इसमें मज़ा भी है, एक वो एड्रेनलिन रश है, एक थ्रिल सा है, एक रिस्क है।
तो उसमें उसको उनको मज़ा आता है। ये सेम चीज़ है ना, एड्रेनलिन रश जो है, अगेन इससे आपका डोपामिन भी रिलीज़ होता है, और ये उनको, चूँकि वो एक रेकलेस बिहेवियर की तरफ, पहले तो अक्सर ये लोग यंग एज में स्टार्ट करते हैं। ये ओवर स्पीडिंग और इस किस्म के मामला आप देखेंगे टीन एज में शुरू हो जाएंगे, और टीन एज से आगे फिर जाते जाते हैं तो अगर तो आप वहीं से उससे एडिक्टेड हैं तो देन इट कंटिन्यूज़। पर कम ही कोई आपको 40 साल का बाइक पे व्हीलिंग करता हुआ नज़र आएगा। ऐसा ही है। ठीक है, रेकलेस बिहेवियर की भी एक टीनेजर्स में एज ज़्यादा है, टीन एज एंड देन 20s। मैं आपको बताऊँ इवन 30s में आपको लोग ये हरकतें करते हुए कम नज़र आएंगे, और 40s के आगे तो बिल्कुल रुक जाएगा ये बिहेवियर, तो ख़त्म हो जाएगा। सो देन ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इसका ताल्लुक आपके ब्रेन के रिलीज़ होने वाले केमिकल्स के साथ है, उनके साथ आपकी एक एडिक्शन सी एसोसिएटेड है, जिसके अंदर लोग बहुत ही हाई एड्रेनलिन रश वाली एक्टिविटीज़ में पढ़ते हैं। इसमें ये हाई स्पीड में गाड़ी चलाना, बाइक की वन व्हीलिंग करना, और भी बहुत सारी ऐसी स्पोर्ट्स हैं जो थोड़ी सी जिसको आप कह सकते हैं लाइफ थ्रेटनिंग है, और इसका रिज़ल्ट देख के भी लोगों को उससे कोई बहुत ज़्यादा खौफ नहीं आता है, थोड़ा टेम्परेरी सा असर होता है, एंड देन इट गोज़ अगेन इन द बैकग्राउंड। सो ये जो यहाँ तक मैं आपको बताऊँ कि ये जो एज वाला फैक्टर है, आप कभी किसी मुल्क में ट्रैवल करें और आप वहाँ जाके गाड़ी रेंट करने लगें, तो आपको पता है कि जितनी आपकी एज ज़्यादा होती है जी, उतना आपकी रेंट वो जो है आपसे जो उन्होंने चार्ज करना है वो आपसे कम चार्ज करते हैं, अच्छा, बिकॉज यू आर लेस ऑफ अ रिस्की कस्टमर। अगर आप 30 साल के हैं तो आप कम रिस्की हैं, अगर आप 20 साल के हैं ज़्यादा तो आप ज़्यादा हैं, तो आप इंश्योरेंस की अमाउंट भी ज़्यादा पे करेंगे, आप रेंट भी ज़्यादा पे करेंगे। वो उसको एज से एसोसिएट करते हैं कि ये 20 साला शख्स जो है वो ये हमारी लग्जरी गाड़ी लेके इसको ओवर स्पीडिंग तो नहीं करेगा, ड्रिफ्टे मारता फिर, और नुकसान भी करे खुद का भी है अदरवाइज़ भी। और वो अक्सर आप वहाँ पे देखेंगे रेंटल कार कंपनीज जो हैं वो पूछती हैं इज़ योर एज बिटवीन 30 एंड 70। 30 एंड 70 अगर आप हैं तो आपको अच्छी प्राइस पे गाड़ी रेंट पे मिल जाएगी। बिलो 30 हैं तो आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा, अबव 70 हैं तो भी आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा, क्योंकि अबव 70 वो कहते हैं रिस्क है, उसमें रिस्क है, उसमें सेहत के मामला दूसरे अदरवाइज ठीक ना हो तो उसमें दूसरा रिस्क है। हाँ, वो उस तरह से है कि जैसे आप इसको ऐसे देख लें कि हेल्थ इंश्योरेंस की जो कंपनीज होती हैं जी, अक्सर जो हैं ऐसी हेल्थ इंश्योरेंस वाली, वो 65 के बाद इंसान की हेल्थ इंश्योरेंस नहीं करती। हालांकि मतलब उनका काम ही ये है, लेकिन ये उनका रूल है। या हेल्थ इंश्योरेंस वाली कंपनीज जो स्मोकर्स होते हैं उनसे बड़ा प्रीमियम चार्ज करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि स्मोकर की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम है, बाकियों से कम। हाँ, बाकियों से कम है, तो वो उसके साथ जो है वो या तो उसकी इंश्योरेंस करते नहीं या करते हैं तो बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं उसमें, जी। और बहुत ज़्यादा क्लॉजेज ऐड कर देते हैं उसके अंदर। और कई मरतबा लोग उसमें झूठ बोलते हैं कि हम स्मोकर नहीं हैं, लेकिन फिर क्लेम के टाइम पे कंपनीज बाकायदा अपनी रिसर्च करती हैं और कोई कहीं से किसी की डिजिटल मीडिया से पिक्चर ढूंढ लाती हैं कि स्मोकिंग करते हुए, और वो क्लेम कैंसिल हो जाता है। तो ये जो चीज़ है ना कि एज से ताल्लुक़ है बहुत ज़्यादा रेकलेसनेस का, दैट इज़ देयर। बढ़ती एज के साथ आपका रिस्क टेकिंग बिहेवियर कम होता है मोस्ट प्रोबेबली, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा स्टिमुलेटिंग ड्रग्स का इस्तेमाल करें, बहुत ज़्यादा ऐसे लोगों के साथ हैंग आउट करें जो आपके रिस्की बिहेवियर को पुश करेंगे, तो फिर वो सस्टेन भी रह सकता है। और जैसी एक्टिविटीज़ में इंसान पड़े वो तकरीबन बॉडी उस तरह से ढल जाती है और उस तरह से आपका बिहेवियर उस तरफ चल पड़ता है। सो रिस्क से बचें, रिस्क, हाँ, बिकॉज फिर अगर आप एक जगह रिस्क लेंगे तो वो फिर आपका वो ट्रेड तकरीबन हर जगह पे अप्लाई होने लग जाएगी। तो इस पे ही हम प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। यानी सीधा सीधा मैसेज जो है वो ये है कि रिस्क से बचें, जितना बच सकते हैं बचें। ये रिस्क लेने की, सॉरी टू कट यू, डोपामिन के बारे में बात करते कि सारा कसूर उसका है, लेकिन डोपामिन हमारा बेसिकली मज़ेदार काम है, वो खुश रखता है हमें।
रिवॉर्ड पाथवेज का जिससे ताल्लुक़ है, हमारा हैप्पी हार्मोन कह लें आप उसको, तो आप उससे ये नहीं कह सकते कि आपने डोपामिन रिलीज़ करने वाली एक्टिविटीज़ नहीं करनी। ज़िंदगी उसके बगैर फीकी हो जाएगी। उसके बगैर तो आप बिल्कुल दुखी से हो जाएंगे। रोबोट बात यह है कि करनी है बट एक स्टेबल अमाउंट में, ठीक है, और डोपामिन को रिलीज़ करना है इन अ मोर स्टेबल पैटर्न दैट इट सस्टेन्स थ्रू आउट योर डे, ताकि आप सो के उठें तो आप खुश हों, आप सोने जा रहे हो तो आप एक नॉर्मल अच्छे खुश मूड में हो, बहुत एलेटेड भी ना हो क्योंकि वो ख़तरनाक हो जाएगा। एक स्टेबिलिटी के साथ जितना रहने की कोशिश करें। एंड समटाइम्स मोर ऑफ अ किक ऑफ डोपामिन इज़ ओके। आप किसी टीम को सपोर्ट करते हैं बहुत ज़्यादा, अपनी पाकिस्तान की या किसी भी और की, या किसी स्पोर्ट्स इंडिविजुअल को सपोर्ट करते हैं, वो जीत जाता है, आपको डोपामिन रिलीज़ होगा। वर्ल्ड कप ही जीत जाते हैं, बहुत ज़्यादा होगा। यू हैव टू मैनेज योर रिलीज ऑफ द केमिकल्स ऑफ योर ब्रेन इन अ वे कि बहुता खुश भी होने वाला बंदा जो है वो नुकसानदेह। यानी जैसे हमें भी तो डोपामिन मिलता है ना, जब हम कोई इस तरह की पॉडकास्ट आती है, काम होता है, फिर उसके बाद रील्स निकलती हैं, फिर लोग देखते हैं, फिर व्यूज़ आ रहे होते हैं, फिर कमेंट्स आ रहे होते हैं, ये सारा यहाँ पे भी डोपामिन ही है। इन्फ्लुएंसर्स का सारा काम डोपामिन रिलीज़ का यही है कि अगर वो कोई रील बना के अपलोड करते हैं और वो वायरल हो जाए, जी, आमतौर पे 200-300 लोग देखते हैं, आज 2 लाख ने देख लिया है, 20 लाख ने देख लिया है, एंड सडनली वो उस पर लाइक्स एंड कमेंट्स एंड एवरीथिंग। तो आप यू कैन नॉट इमेजिन कि उस बंदे के दिमाग पे से उस वक्त क्या गुजर रही है, जी। और यू ऑल्सो कैन नॉट इमेजिन कि उस अरसे में, उस वक्त में वो क्या फ़ैसला कर ले किस चीज़ का। सही बात है। तो इस पे हम आपसे लेते हैं इजाज़त और रुखसत। अपने और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। आप जिस तरह से सपोर्ट करते हैं इस शो को, उसके लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। और अपना ख्याल रखिए, अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हम या नासिर।